कई कंपनीज और प्रोफेशनल्स मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते वक्त एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। वो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल में जो प्रॉफिट दिख रहा होता है उसी को ही बेस मान लेते हैं और उसी पे ही परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज लीगली करेक्ट बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल नेट प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है और यहीं से ही कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। पीएनएल वाले प्रॉफिट डायरेक्टली ले सकते हैं या नहीं, कौन से आइटम्स ऐड बैक होंगे, कौन से आइटम्स डिडक्ट होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यों। अगर ये लॉजिक क्लियर नहीं हुआ तो गलत कैलकुलेशन हो सकती है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रियल लॉजिक behind calculation of net profit under section 198 of the Companies Act 2013, then watch this video till the end. Hi everyone, welcome back. अगर आपने मेरी previous video देखी है which was in relation to limits of managerial remuneration, तो ये वीडियो उसी वीडियो का एक practical continuation है। उस वीडियो में हमने लिमिट समझी थी और आज हम समझेंगे कि एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होती है। और ये कंसेप्ट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं और केएमपी को रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करते हैं। जब हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो प्रॉफिट दिख रहा होता है हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के पर्पस के लिए नेट प्रॉफिट स्पेशली कंप्यूट किया जाता है अंडर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब प्रॉफिट एज पर पीएनएल फाइनल आंसर नहीं होता, उसको लॉ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है डायरेक्टर्स को कितना रेम्यूनरेशन लीगली दिया जा सकता है, कंपनी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंडर है या नहीं, एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत रेलिवेंट है। एंड ऑनेस्टली अगर बेस प्रॉफिट ही गलत निकल गया तो उसके ऊपर कैलकुलेट की गई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन भी गलत हो जाएगी। अगर आप गलत रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप लिमिट्स के अंदर ना हो, विच कैन ऑल्सो लीड टू नॉन कंप्लायंस। अब कैलकुलेशन को ईजी बनाने से पहले सेक्शन 198 का लॉजिक समझ लेते हैं। लॉ जो है वो कंपनी का रियल प्रॉफिट देखना चाहता है, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट, और इसीलिए हमें कुछ आइटम्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। इसको याद रखने के लिए ईजीएस्ट फ्रेमवर्क ये है कि सबसे पहले आप बेस प्रॉफिट लो, फिर उसमें कुछ आइटम्स ऐड होंगे। कौन से आइटम ऐड होंगे? जो लीगली कंपनी के बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड होने चाहिए। फिर कुछ आइटम्स डिडक्ट होंगे। डिडक्ट भी वही आइटम होंगे जो एक्चुअल ऑपरेटिंग रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आती है वो होती है नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पर्पस। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यूजुअली आप कंपनी का प्रॉफिट चेक करने के लिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा होगा उसी को ही आप बेस फिगर लेंगे। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट है ₹1 करोड़। अब बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं और इसी पे ही परसेंटेज अप्लाई करते हैं और यहीं पे कैलकुलेशन गलत हो जाती है बिकॉज दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो प्रॉफिट में ऐड होंगे और डिडक्ट होंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है। आपको सेक्शन 198 को रटने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इसका लॉजिक समझ लेते हो तो। आप हर एक आइटम को एक क्वेश्चन से टेस्ट करो। क्या ये कंपनी की रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है? अगर आंसर है येस तो जनरली वो काउंट होगा, और अगर आंसर है नो, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल नेचर का आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है या सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट है, तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ सकता है। हम एक बार इसका लॉजिक क्लियर कर ले, फिर हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल से लेकर कैलकुलेट भी करेंगे जिससे कि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
तो आपको बस ये देखना है कि ये रियल बिजनेस प्रॉफिट है या नहीं, उससे ही आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आइटम को ऐड करना है या फिर डिडक्ट करना है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए कंपनी का नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट है ₹1 करोड़। अब हमें कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है ₹7 लाख, इनकम टैक्स है ₹6 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज ₹10 लाख, इवैल्यूएशन गेन है ₹2,50,000। अब इन सबको ब्लाइंडली याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग की। अब ये एक कैपिटल लॉस है, मतलब कंपनी के रेगुलर ऑपरेटिंग लॉस नहीं है। सो सेक्शन 198 के पर्पस के लिए इसको जनरली अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए ये आइटम एड बैक हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज नॉट द कॉस्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने के बाद उस पर चार्ज किया जाता है, so this will also be added back. Now if there is a profit on sale of land, then this is not an operating profit, ये capital profit है, so this will be deducted. Now revaluation gain, ये एक normal operating earning नहीं है, so this should be deducted. तो अब कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर एडिंग बैक द आइटम्स, जो फिगर हमारे पास निकल करके आती है वो है ₹1 करोड़ 13 लाख। उसके बाद हमने कुछ आइटम्स डिडक्ट भी किए थे, वो लेस करने के बाद हमारे पास फाइनल फिगर कैलकुलेट होके आती है, वो है ₹1 करोड़ 50,000। एंड दिस इज द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पर्पस। अब यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। आपने देखा कि हमने सिर्फ नंबर सॉर्ट नहीं करे, हमने हर एक आइटम का लॉजिक समझा। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से सेक्शन 198 इजी लगना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, क्या सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट है, ये सब चीज़ें समझने के बाद कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। एंड वंस दिस एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इज अवेलेबल, तो आप उस फिगर पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स अप्लाई करोगे। अब हमारे एग्जाम्पल में जो नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकल करके आया था, दैट वाज ₹1 करोड़ 50,000। अब मान लीजिए आपकी कंपनी पे 11% की लिमिट अप्लाई होती है, तो आप इस फाइनल एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पे 11% अप्लाई करोगे, विच विल बी इक्वलेंट टू ₹11,05,500। So in this hypothetical example, maximum managerial remuneration limit would be this figure 11. लेकिन एग्जैक्ट जो भी लिमिट अप्लाई करनी है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कि आपकी कंपनी में एक मैनेजरियल पर्सन है, देयर इज ओनली वन MD, और देयर आर मल्टीपल होल टाइम डायरेक्टर्स, कंपनी में मैनेजर भी है या नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं, और ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहला है प्रॉफिट एज पर P&L डायरेक्टली यूज कर लेना। दूसरा है कैपिटल आइटम्स को नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट मान लेना। तीसरी मिस्टेक है टैक्स जैसी आइटम्स को गलत ट्रीटमेंट देना। और चौथी मिस्टेक्स है सिर्फ लिमिट्स याद रखना लेकिन बेस फिगर गलत कैलकुलेट करना। अब अगर बेस फिगर ही गलत है तो फिर पूरी कॉम्पिटिशन ही गलत हो जाती है। इसीलिए कंप्यूटेशन करते वक्त सेक्शन 198 तो रेफर करें ही, और साथ ही साथ उसका लॉजिक भी क्लियरली समझें। इसको इजीली याद रखना है तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ समझनी है कि कौन सी चीज़ें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली यू विल एड बैक एंड डिडक्ट द आइटम्स विच विल गिव यू एग्जैक्ट फिगर ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर कोई आइटम कंपनी का रियल बिजनेस प्रॉफिट दिखाता है तो उसे आप काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ सेक्शन 198 का फॉर्मूला नहीं देखा बल्कि उसका लॉजिक भी समझा। प्रॉफिट एज पर P&L फाइनल आंसर नहीं होता, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, फाइनल एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकलता है और फिर उस पर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट्स अप्लाई होती हैं। आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ब्रॉड प्रोसेसेस और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को क्लियरली समझना चाहते हो, देन दिस टॉपिक इज इक्वली रेलेवेंट।
तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, then make sure that you like this video and subscribe to the channel. Thank you for watching.